अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइक्लिक फास्फोराइलेशन के हवाले से। फास्फोराइलेशन का तो आपको पता ऑलरेडी कि क्या चीज़ होती है जी। एडीपी के अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा होता है तो उसे हम फास्फोराइलेशन कह रहे होते हैं। तो एटीपी बन जाता है एडीपी के अंदर फॉस्फेट, तो एटीपी ऑब्वियसली 3 फॉस्फेट हो गए, तो इसे हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। फास्फोराइलेशन की टाइप्स भी हैं, वो भी आपको पता है। एक तो उसके अंदर आ जाती है एक फ़ोटो फास्फोराइलेशन। तो फ़ोटो फास्फोराइलेशन में क्या चीज़ है जी कि जब लाइट इन्वॉल्व हो और एटीपी बन रहा हो, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, ये लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो गया ये। फिर दूसरा ये है कि अगर एटीपी बने लेकिन उसमें लाइट रोल ना प्ले करे, उसमें बल्कि एंजाइम रोल प्ले करे, तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कौन सी है जी? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, कि जिसमें एंजाइम रोल प्ले करे और उससे बने जब कोई एटीपी। मसलन ये आप देखेंगे कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी आपको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और साथ में क्रेब्स साइकिल के अंदर भी क्या हो रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं जीटीपी, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से फास्फेट निकाल के किस में शामिल कर दी जाए, एडीपी के साथ अटैच कर दी जाए और वो क्या बन जाए, एटीपी बन जाए। अब ये प्रोसेस कौन करेगा? ये प्रोसेस करेगा एंजाइम। तो एंजाइम जीटीपी में से फास्फेट को निकालेगा और किसके साथ मिला देगा, एडीपी के साथ, तो एटीपी बन जाएगा। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। उसकी जो थर्ड टाइप आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं जी, विच इज़ नोन एज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कौन सी है जी? इट इज़ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या चीज़ है कि अगेन ये फास्फोराइलेशन हो लेकिन ना तो इसमें एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, ना इसमें लाइट रोल प्ले कर रही है, बल्कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस चल रहे हैं जो वो रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस कहाँ पे चलेंगे? ये वाली जो फास्फोराइलेशन होगी ये कहाँ पे होगी? ये रेस्पिरेशन के दौरान हो रही होगी। जब रेडॉक्स रिएक्शन चल रहे होंगे तो उस दौरान जो एटीपी बन रहा होगा तो उसे हम कह रहे होंगे दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये 3 टाइप्स होगी इसकी। अब आते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और आप अगर आपने केल्विन साइकिल वाला रिएक्शन देखा हुआ है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल जो केल्विन साइकिल होता है, उस केल्विन साइकिल के अंदर जो एटीपी यूज़ हो रहे होते हैं केल्विन साइकिल में, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, तो 9 उसके अंदर एटीपी यूज़ होते हैं और 6 उसके अंदर NADPH यूज़ हो रहे होते हैं। सो NADH उसके अंदर 6 यूज़ हो रहे हैं और 9 उसके अंदर एटीपी यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है वो किस वजह से है? वो एटीपी के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से है। जब एटीपी की अमाउंट हमारे पास कम हो जाती है तो जो हमारा नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है वो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में चला जाता है, विच मीन्स जो हमारा जी स्कीम नॉर्मली चल रहा होता है वो जी स्कीम कन्वर्ट हो जाता है फिर किस में, साइक्लिक फॉर्म में चलना शुरू हो जाता है टू प्रोड्यूस मोर एटीपी। अब आप देखें वो किस तरह से। अब आप इस फोटो सिस्टम जो कि ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज़ फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2 के बाद फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जब लाइट पड़ रही होती है तो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एमिट होते हैं और कहाँ चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको फिर आगे कहाँ भेज देता है, इनको एक पूरे जो प्लास्टोक्विनोन के पास भेज देता है, फिर आगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास उन्हें भेज देता है, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। यहाँ फिर लाइट पड़ रही होती है और इस लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स फिर इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अगेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको कहाँ भेज देता है, नॉर्मली उनको भेज देता होता है वो फेरडॉक्सिन के पास। और फेरडॉक्सिन फिर क्या करता है जी, वो NAD प्लस रिडक्टेज एक एंजाइम होता है उसके पास इन्हें भेजता है। NADP रिडक्टेज क्या करता है, वो NAD जो पॉजिटिव है उसको कन्वर्ट कर देता है NADPH2 के अंदर। सो ये हमारे पास जो फाइनल आ जाता है NADPH2, यहाँ मैंने P नहीं लिखा, सो NADPH2 आ जाता है। सो NADPH इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH, दिस इज़ NADPH। सो NADPH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मली जी स्कीम का प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें कि यहाँ से पूरा साइकिल चलेगा, नॉट साइकिल, ये पूरा एक रिएक्शन चलेगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशियल पॉइंट से और एंड करेगा यहाँ पे, ये उसका कंप्लीशन पॉइंट आ जाता है। अब NADH2 तो यूज़ हो रहे हैं किस में, 6 NADH यूज़ होते हैं ऑलरेडी। NADPH2 कितने यूज़ हो गए जी, 6 NADPH2 यूज़ हो गए केल्विन साइकिल में। और ATP कितने यूज़ हो रहे होते हैं, 9 यूज़ होते हैं।
तो इसका मतलब एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो जब इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं, तो ये वाला जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है जी, यहाँ से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, वो बजाय फेरेडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन देने के वो दोबारा से किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को वो इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। और जब प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ़्लो करेंगे दोबारा, तो ये साइकिल बन जाता है। अब क्या बन जाता है जी, साइकिल। तो साइक्लिक फॉर्म में ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन को अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी आ रहे हैं, जो पहले आ रहे थे वो भी मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेरेडॉक्सिन की तरफ जा रहे थे वो भी इधर से मूव करके आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा, साइटोक्रोम का काम क्या है, इन हाइड्रोजन की एनर्जी को, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन आयंस को पंप करना अंदर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करेंगे उतना हाइड्रोजन आयन की पंपिंग ज़्यादा होगी। और आपको ये पता है कि जब ये पहले नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रहा था तो नॉर्मली कितने हाइड्रोजन अंदर पंप हो रहे थे, 4 हाइड्रोजन अंदर पंप करता था ये। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर और आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर उसकी जो प्रोडक्शन, जिसकी पंपिंग है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो 4 पहले कर रहा था तो 4 मज़ीद करना शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी किसके अंदर, वो यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर। वो हमें पता है फिर कीमियोस्मोसिस से एनर्जी का प्रोड्यूस होना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा उतना हाइड्रोजन आयन की पंपिंग ज़्यादा, और जितना हाइड्रोजन आयन की पंपिंग ज़्यादा उतना एटीपी की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अंदर होंगे उतना मूव करके वो बाहर जाएंगे। तो इस तरह से उनकी पंपिंग से हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। कंसनट्रेशन बढ़ने के साथ एटीपी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ द साइक्लिक फास्फोराइलेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिएक्शन। NADPH की अमाउंट जब ज़्यादा हो गई, क्यों हुआ, कोई आपसे पूछे ये रिएक्शन, तो आप कहेंगे जब NADPH की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और ATP की अमाउंट कम हो जाएगी तो नॉन साइक्लिक की बजाय साइक्लिक फास्फोराइलेशन पे शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, टू इन्हेंस और टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और जब ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी दोबारा से ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा अपने नॉर्मल नॉन साइक्लिक रूटीन के ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।